गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है राज्यों में प्रशासन। अब तक हमने पढ़ा है कि नए नए राजवंशों की स्थापना हुई। अब हम उन राजवंशों के द्वारा चलाए गए प्रशासनिक व्यवस्था को स्पष्ट करेंगे। इन नए राजाओं में से कईयों ने महाराजाधिराज राजाओं के राजा, त्रिभुवन चक्रवर्ती, तीन भुवनों का स्वामी और इसी तरह की अन्य भारी भरकम उपाधियां धारण की। लेकिन इस तरह के दावों के बावजूद वे अपने सामंतों और साथ ही साथ किसान, व्यापारी तथा ब्राह्मणों के संगठनों के साथ अपनी सत्ता की साझेदारी करते थे। इन सभी राज्यों में उत्पादकों अर्थात किसानों, पशुपालकों, कारीगरों से संसाधन इकट्ठे किए जाते थे। इनको अक्सर अपने उत्पादों का एक हिस्सा त्यागने के लिए मनाया या बाध्य किया जाता था। कभी कभी इस हिस्से को लगान मानकर वसूला जाता था, क्योंकि प्राप्त करने वाला भूस्वामी होने का दावा करता था। राजस्व व्यापारियों से भी लिया जाता था। ये संसाधन राजा की व्यवस्था का वित्तीय आधार बनते थे। साथ ही मंदिरों और दुर्गों के निर्माण में भी इस्तेमाल होते थे। संसाधन उन युद्धों को लड़ने में भी इस्तेमाल होते थे जिनसे लूट की शक्ल में धन मिलने की तथा जमीन और व्यापारिक मार्गों के प्रयोग की संभावनाएं बनती थी। राजस्व वसूली के लिए पदाधिकारियों की नियुक्ति सामान्यतया प्रभावशाली परिवारों के बीच से की जाती थी और प्राय वंशानुगत होती थी। सेना में भी ऐसा ही किया जाता था। कई बार राजा के निकट संबंधी ही इन पदों पर होते थे। प्रशस्तियाँ और भूमि अनुदान। प्रशस्तियों में ऐसे ब्यौरे होते हैं जो शब्द सत्य नहीं भी हो सकते, लेकिन ये प्रशस्तियाँ हमें बताती है कि शासक खुद को कैसा दर्शाना चाहते थे, यानी अपनी खुद की प्रशंसा करना। प्रशस्तियाँ मतलब अपने उन राजाओं ने अपनी खुद की प्रशंसा की। तो जरूर नहीं होता था कि हर राजा सत्य करता था। शासक खुद को कैसा दर्शाना चाहते थे। मिसाल के लिए सूरवीर विजयी योद्धा के रूप में ये विद्वान ब्राह्मणों द्वारा रची गई थी, जो अक्सर प्रशासन में मदद करते थे। राजा लोग प्राय ब्राह्मणों को भूमि अनुदान से पुरस्कृत करते थे। ताम्र पत्रों पर अभिलिखित होते थे जो भूमि पाने वाले को दिए जाते थे। बारहवीं शताब्दी में एक वृहत संस्कृत वाक्य भी रचा गया, जिसमें कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास दर्ज है। इसे कल्हन नामक एक रचनाकार द्वारा रचा गया। कल्हन ने अपना वृत्तांत लिखने के लिए शिलालेखों, दस्तावेजों, प्रत्यक्षदर्शियों के वर्णनों और पहले के इतिहासों समेत अनेक तरह के स्रोतों का इस्तेमाल किया। प्रशस्तियों के लेखों से भिन्न वह अक्सर शासकों और उनकी नीतियों के बारे में आलोचनात्मक रुख दिखलाता है। इसलिए 12वीं सदी के लिए यह साधारण ग्रंथ था। कुछ बता रखा है इसमें उपलब्धियों के बारे में। तमिलनाडु में शासन करने वाले चोल वंश के अभिलेखों में विभिन्न किस्म के करों के लिए 400 से ज़्यादा सूचक शब्द मिलते हैं। सबसे अधिक उल्लेखित कर है वेटी, जो नकद के बजाय जबरन श्रम के रूप में लिए इन लोगों से जबरन काम करवाते थे, यानी जबरन श्रम, और कदमाई यानी कि भू राजस्व थे। मकान पर दो प्रकार के कर थे, श्रम और कदमाई। ये दोनों भूमि के राजस्व, भूमि से लिया जाने वाला टैक्स था। मकान पर छाजन डालने पर लगने वाला कर, खजूर या ताड़ के पेड़ पर चढ़ने के लिए सीढ़ी के इस्तेमाल पर लगने वाला कर, पारिवारिक संपत्ति का उत्तराधिकार हासिल करने के लिए लगने वाले कर इत्यादि का भी उल्लेख मिलता है। क्या आज इनमें से कोई कर वसूल जाते हैं? नागभट्ट की उपलब्धियाँ। कई शासकों ने प्रशस्तियों में अपनी उपलब्धियों का बखान किया है। आपने पिछले साल गुप्त शासक समुद्रगुप्त की प्रशस्ति के बारे में पढ़ा है।
संस्कृत में लिखी गई ग्वालियर मध्य प्रदेश में पाई गई एक प्रशस्ति में प्रतिहार नरेश नागभट्ट के कामों का वर्णन इस प्रकार किया गया है। आंध्र यानी सेंधव सिंध विदर्भ महाराष्ट्र का एक हिस्सा और कलिंग उड़ीसा का एक हिस्सा के राजा अनेक उनके आगे तभी धराशायी हो गए जब वे राजकुमार थे। उन्होंने कन्नौज के शासक चक्रयुद्ध को विजित किया। उन्होंने बंगाल का हिस्सा, अनर्त गुजरात का हिस्सा, मालवा मध्य प्रदेश का हिस्सा, किरात वनवासी, तुरस्क तुर्क, वत्स मत्स्य दोनों उत्तर भारत के राजाओं को पराजित किया। राजा लोग ब्राह्मणों को भूमि का दान करते थे। भूमि के साथ साथ और भी कुछ दिया जाता था। यह चोलों के द्वारा दिए गए एक भूमि अनुदान की तमिल भाग का एक अंश है। हमने मिट्टी की मेड़ बनाकर साथ ही कांटेदार झाड़ियाँ लगाकर भूमि की सीमाओं को चिन्हित कर दिया, यानी अपने अपने बाड़े बांध लिए गए, अपनी अपनी भूमि को मेड़बंद कर दिया गया, झाड़ियाँ लगा दी गई। इस भूमि पर ये चीज़ें फलदार वृक्ष, पानी, भूमि, बगीचे और फलो उद्यान, पेड़, कुएं, खुली जगह, चारागाह, एक गांव, बाबी, चबूतरे, नहरें, खाइयाँ, नदियाँ, दलदली जमीन, हौज, अनागार, मछलियों के तालाब, मधुमक्खियों के छत्ते और गहरी झीलें, जिसे यह भूमि मिलती है वह इससे कर वसूली कर सकता है। वह न्यायाधिकारियों द्वारा जुर्माने के तौर पर लगाए गए कर वसूल सकता है। पान के पत्तों पर लगने वाला कर, बुने हुए कपड़ों पर लगने वाला कर, साथ ही साथ वाहनों पर लगने वाला कर वसूल करते थे। वह पक्की ईंटों के बने ऊपरी माले पर बड़े कमरे बनवा सकते हैं, बड़े और छोटे कुएं खुदवा सकते हैं, पेड़ और कांटेदार झाड़ियाँ लगवा सकते हैं, जरूरी हो तो सिंचाई के लिए नहर बनवा सकते हैं। उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पानी बर्बाद न हो और तटबंधों का निर्माण किया जाए। चोल वंशों के लोगों ने सिंचाई पर पूरा ध्यान दिया है, बांध बनाए हैं। इस लेख में सिंचाई के जितने संभव स्रोतों का उल्लेख है उनकी सूची बनाइए और विचार विमर्श कीजिए कि इनका कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। नदियाँ, खाइयाँ आदि कई प्रकार के स्रोत बनाकर उन्होंने जल को बचाया है। नेक्स्ट टॉपिक है धन के लिए युद्ध। इसे